हेलो दोस्तों, मैं महेश कोरी थिंक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभिनव भारत, अच्छा इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, इसका मतलब बाकी जो तीन होंगे वो क्या होंगे, सुमेलित होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए पहला जो क्या है ऑप्शन, अभिनव भारत, तो अभिनव भारत वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत क्या है, तो अभिनव भारत एक समिति है जिसको कि यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है। इसकी स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में की गई थी। ठीक है, वीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना देखिए वारिंद घोष के द्वारा की गई थी। कब, तो 1907 में की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही ऑप्शन है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, देखिए ये गलत है, ये ऑप्शंस गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए ये डी आंसर हो जाएगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सी.आर. दास मतलब देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, सी.आर. दास मीन्स देशबंधु चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो देखिए ये क्या है, सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो हम लोग का दोनों सही है, इसलिए एक और दो दोनों क्या है, सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, ये कहाँ है, तो दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और भगत सिंह क्या थे, इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग पर, लॉर्ड क्लाइव पर, लॉर्ड कर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। तो क्या आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग पर किसका, तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ये प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे जिस पर कि महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, और किसी गवर्नर जनरल पर नहीं चलाया गया है वारेन ये महाभियोग का मुकदमा। ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसको एडमंड बर्ग के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और कब चलाया गया था, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जब विरोध में इस्तीफा देकर 85 में इंग्लैंड जाते हैं उस वक्त चलाया जाता है एडमंड बर्ग के द्वारा। ठीक है, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इस मुकदमा क्यों चलाया गया था, मतलब होता क्या है कि मुर्शिदाबाद का जो दीवान रहता है उस वक्त को नंद कुमार, तो नंद कुमार वारेन हेस्टिंग पर आरोप लगाते हैं कि आपने क्या किया है कि मिर्जापुर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को से 3.5 लाख रुपया घूस लिया है। और घूस किस लिए लिया है, तो उनका जो अलबैक पुत्र है, कौन, मुबारकुद्दौला, उसको संरक्षण देने के लिए लिया है। तो इसी कारण से क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग जो रहता है ये क्या करते हैं कि सर एलिजा इम्पे जो कि उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, उनके साथ मिलकर नंद कुमार को फांसी पर लटकवा देते हैं। तो इसी कारण से इन पर मुकदमा एडमंड बर्ग के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अच्छा वारेन हेस्टिंग को कुछ उपाधियां भी दी गई थी, कौन कौन उपाधियां दी गई थी, तो इस वारेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला की उपाधि दी गई है, और एक झूठा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और क्या कहा जाता है, तो बैलों का ठेकेदार भी इनको बताया जाता है कि बैलों का ठेकेदार, और क्या बताया जाता है, तो अन्याय का मुखिया भी इनको बताया जाता है।
तो हम लोगों को ये सब भी जान के रखना होगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। अब देखिए सही सुमेलित बताना है। ठीक है, इसका मतलब बाकी जो होगा ये क्या होगा, बाकी 3 गलत है, 1 सही है। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को शुरुआत किया गया था, तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति चलाई थी, ये देखिए गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि, ये गलत है। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, आइए हम लोग इसके व्याख्या में देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस ने चलाई थी, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली तथा व्यपगत का सिद्धांत मतलब कि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। जब और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त की पदावधियां का सही कालानुक्रम क्या होगा? ठीक है, हम लोग को उनको कालक्रम के अनुसार पर सजाना है। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन रहते हैं, ये क्यों रहते हैं? तो भारत के वायसराय रहते हैं। कब? तो 1899 में। ठीक है, 1899 से 5 तक ये भारत के वायसराय रहते हैं। लॉर्ड कर्जन के बाद कौन आता है? तो 5 से लेकर 10 तक मिंटो द्वितीय आता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आ जाते हैं। कब? तो 1910 से लेकर 16 तक कौन रहते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ए लॉर्ड कर्जन के बाद दूसरा कौन जाएगा? मतलब पहला 1 और फिर उसके बाद 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए 1 3 किस में है? तो ए नंबर में है, तो हम लोग का ए ही देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन। यदि हम लोग को ये दोनों नहीं भी आता है तो ये करने से सही हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के बाद कौन आता है? तो फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड बैठता है गवर्नर जनरल के पद पर, और ये 1916 से लेकर 21 तक रहता है। ठीक है, 1916 से 21 तक रहता है। और लॉर्ड जो इरविन रहते हैं वो 1926 से लेकर 21 तक रहते हैं। ठीक है, 1926 से 21 तक रहते हैं। 26 से 21 तक कौन रहते हैं? सॉरी 21 नहीं होगा, 31 होगा। 31 तक लॉर्ड इरविन रहते हैं गवर्नर जनरल के पद पर। तो सही कालानुक्रम क्या होगा? 1 3 2 4। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उपयुक्त में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा हम लोग को पता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर देखिए गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें उड़ीसा क्या है? नहीं आएगा। तो हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, मतलब कि पूछा है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमारा 1 2 3 से होकर गुजरती है, तो इसलिए सी सही होगा। ठीक है, तो 4 नंबर तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पूरे वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? तो हम लोग को पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वर्ष भर, जिस कारण से दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन लगभग 12-12 घंटे के होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधि या मौसम के अनुरूप बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु के द्वैतवादी संकल्पना के संबंध में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन संबंधित नहीं है? इसका मतलब कोई एक है जो संबंधित नहीं है, बाकी 3 जो है संबंधित है। ठीक है, द्वैतवादी संकल्पना से कौन होगा? लाप्लास या चैम्बरलिन, जेम्स, जीन्स और मोल्टन। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो लाप्लास सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है अद्वैतवाद से संबंधित है, और ये चैम्बरलिन,
जेम्स जीन्स और मोल्टन जो है ये द्वैतवाद संकल्पना से संबंधित है। अच्छा, अद्वैतवाद संकल्पना और द्वैतवाद क्या होता है, आइए हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु के संबंध में वर्तमान समय में दो प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना के तहत मान्यता है कि ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु से हुई है। एक ही वस्तु का मतलब क्या हो गया, जैसे एक ही वस्तु मतलब तारों से हुई है। ठीक है, और इन संकल्पनाओं में कांट और लाप्लास की संकल्पना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन दोनों को नाम याद रखना है, कांट और लाप्लास। ये किस संकल्पना से संबंधित है, तो अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। और द्वैतवादी संकल्पना इसके विपरीत विचारधारा रखती है। यहाँ अद्वैत नहीं होगा, ये द्वैतवादी होगा। ठीक है, अद्वैत नहीं, द्वैतवादी जो संकल्पना है इसकी विपरीत विचारधारा रखती है। इसके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से मानी जाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत चैम्बरलिन, मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना एवं जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय संकल्पना महत्वपूर्ण है। तो हम सबको ये सब नाम याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कावेरी नदी का जल जो बंटवारे का विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित नहीं है। कर्नाटक तमिलनाडु केरल से संबंधित नहीं है। कर्नाटक तमिलनाडु केरल गुजरात से नहीं है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी से संबंधित है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद जो है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है, तो ये देखिए सही है। हरिकुंड, ठीक है, तो हरिकुंडा एक बांध परियोजना है जो कि महानदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। ये 1957 में बनाया गया था। ठीक है, और हरिकुंडा जो बांध है, ठीक है, ये जो बांध है ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है और इसकी लंबाई कितना है, तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है, इसको याद रखना होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हरिकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर है। और इडुक्की नदी परियोजना जो है, ठीक है, नदी घाटी परियोजना इडुक्की, ये परियार नदी पर स्थित है। ठीक है, जो जल विद्युत की आपूर्ति करती है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो केरल में है। और देखिए, नागार्जुन जो है, नागार्जुन परियोजना जो है ये कावेरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए किस पर है, कृष्णा नदी पर। तो सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों सही है, केवल डी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21, झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, कहा जा रहा है कि झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1953 में हुआ था। और साथ में हम लोग को ये भी याद रखना होगा कि तिलैया जो बांध है, ठीक है, ये किस नदी पर बनाया गया है, तो बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है और ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, और तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है और इसका निर्माण 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है तथा इस बांध के द्वारा सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इसको भी हम लोग को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत जो केंद्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1969 को ही होती है। ये देखिए
सही है, ठीक है। तो इसका मिलान जो है ये सही है। फिर रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र ये राजस्थान में स्थित है, और इसकी स्थापना 1972 में हुई है। और कलपक्कम, ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 को हुई है। मतलब कि स्थापित किया गया है इस सब जगह पर। और ये अच्छा, इसमें से क्या बोला गया है, सही का चयन करना है ना। और नरौरा जो है परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश यूपी का है, ठीक है। और ये 1989 में इसकी स्थापना की गई है। तो ये देखिए सब का सब सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए ए नंबर में ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण तारापुर महाराष्ट्र में सन 1969 में हुआ था। देखिए जो महाराष्ट्र में निर्माण किया गया था 1969 में, वो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह था, ठीक है। प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो तारापुर में। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा परमाणु जो विद्युत केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो रावत भाटा राजस्थान में है, जो कि 1972 में स्थापित किया गया था। और तीसरा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कलपक्कम में हुई थी, तमिलनाडु में, ठीक है, और 1984 में हुई थी। और चौथा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना नरौरा उत्तर प्रदेश में हुई थी, 1989 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए भिलाई रूस के सहयोग से, देखिए भिलाई जो लोहा इस्पात उद्योग है, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहयोग से बनाया गया है, इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये देखिए सही है। और ये जो दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग है, जो कि आसनसोल के आगे दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई है। और राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, 1 3 और 2 सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं 1 3 2 किस में है, तो डी नंबर में। देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, सही है, डी नंबर 1 3 2। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोहा इस्पात के 3 नए कारखाने लगाए गए, ठीक है। देखिए भिलाई में छत्तीसगढ़ में, यह रूस के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया राउरकेला में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए सूची 1 और 2 को मिलाना है हम लोगों को, और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। देखिए जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है और दूसरा तरफ दिया हुआ है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं, तो जनसंख्या मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। देखिए बिहार जो है, बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 1106 व्यक्ति, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है, तो बिहार का ही है, ठीक है। तो ये बिहार का 1106 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का 1028 हो जाएगा, ठीक है। और केरल का कितना हो जाएगा, तो इसका 860 है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा आंसर तब क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर देख लेते हैं। तो पहले 2 आएगा, एक सेकेंड, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले होगा 2, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 4, और फिर कौन सा होगा 3 और फिर 1। तो 2 4 3 1 हम लोग देख लेते हैं। 2 4 3 1, देखिए डी सही है हमारा आंसर, ठीक है।
तो डी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम 4 राज्यों का जनसंख्या घनत्व निम्न है। बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 और उत्तर प्रदेश 829 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं। 2011 की 15वीं जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? ठीक है, 15वीं जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इससे पहले कितने पूछे जाते थे? तो 14 सवाल पूछे जाते थे, जबकि 2011 की 15वीं जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। 2011 की जनगणना में कुछ नए सवाल जोड़े गए, जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधा, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में एलपीजी शामिल किया गया है। तो ये सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और साथ ही हम लोग ये भी याद रखेंगे कि 2011 में 15वीं जनगणना की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये पेंसिल आ नहीं रहा है। पता नहीं पेंसिल आ नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत हुआ है। बिना पेंसिल का देखते हैं। चलिए, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? ठीक है, कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं किसने? तो जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में, ठीक है, किसने? तो भारतीय मुक्केबाजों ने। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो टोटल आंसर हो जाएगा 9 पदक। ठीक है, कितने पदक ये किए हैं? तो 9 पदक। चलिए ये व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। यहाँ एक मिनट, एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो हम लोग को नाम याद रखना होगा, विजेता पंघाल का नाम, और ये भी याद रखेंगे कि किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है कि कौन सा एथलीट जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये सब भी याद रखना होगा। और पंघाल ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियनशिप को कांस्य पदक विजेता और सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ये सारे नाम हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हाइपरसोनिक विंड टनल को हम लोग क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं? HWT बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? HWT बोल सकते हैं। आ गया फिलहाल अभी ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा की उद्घाटन किया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश बन गया है। ठीक है, ऐसी सुविधा को शुरुआत करने वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन लेकिन याद रखिएगा कि हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में, अमेरिका ने पहले शुरू किया है, फिर रूस ने शुरू किया है, फिर बाद में तीसरे नंबर पर भारत है।
फिर ये पेन नहीं आ रहा है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसमें, तो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में तो कितने गेम को शामिल करने की मंजूरी दी है। देखिए 5, 4 या 3 या 1 खेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 खेलों को। कौन कौन से 4 खेल है, तो देखिए हम लोग व्याख्या में देखते हैं इसको। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका, कलारीपयट्टू सहित 4 देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखम और तांगता है। ठीक है, तो ये चारों खेलों का नाम याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, गटका, कलारीपयट्टू, सॉरी इसका उच्चारण गलत बोले, कलारीपयट्टू, ठीक है, और मलखम और थांगता, ये चारों खेलों का नाम हम लोगों को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने से प्रतिबिंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो किस देश को देखिए प्रतिबिंबित किया गया है, अमेरिका को, चीन को, रूस को या पाकिस्तान को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूस को, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। रूस को अगले ओलंपिक, ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 वर्षों के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का दावा करने से प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 वर्ष की प्रतिबंध की पेशकश की है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है रूस ने। ठीक है, किस लिए लगाया गया है, तो वह डोपिंग के कारण लगाया गया है। ठीक है, डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होता है कि जो एथलीट होते हैं उनको या तो इंजेक्शन देकर या पाउडर खिलाकर उनकी शक्ति को बढ़ाना, और ये डोपिंग करना एक प्रकार से चीटिंग करना होता है। ठीक है, और इसीलिए खेलों में इस प्रकार के कृत्य पर पाबंदी लगाई गई है, और इसी कारण से रूस पर क्या किया गया है, ये प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर। ठीक है, अच्छा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं वाडा। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और एक होता है नाडा। ठीक है, नाडा मतलब क्या होता है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। ठीक है, जो प्रत्येक देश में होता है। ठीक है, जैसे भारत में भी है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष अमेरिका में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया था। उन्हें किस पार्टी से नामांकित किया गया था, तो वो किस पार्टी की थी, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। ठीक है, इसको याद रखना है कि किस पार्टी की वो थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। आइए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में। पिछले वर्ष अमेरिका में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया था। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 30 नंबर तक की क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए हमको, और आपको इससे संबंधित वीडियो और भी मिलते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।